पाठ 7 वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। किन परिस्थितियों में यह गीत रचा गया और राष्ट्रीय आंदोलन में इसने क्या भूमिका निभाई, आइए पढ़ें। दो महान व्यक्ति और दोस्त एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। प्रतिष्ठित उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और ब्रह्म समाज के आचार्य केशव चंद्र सेन। यह बंकिम चंद्र की बैठक थी और वह आराम कुर्सी पर सुस्ता रहे थे। अपने हाथ में पकड़े हुक्के की नली को घुमाते हुए केशव चंद्र ने कहा, मैं तुमको समझ नहीं पाता हूँ। अब क्या हुआ? वे अक्सर मिलते थे और बंकिम चंद्र जानते थे कि केशव चंद्र बातचीत इसी तरह शुरू करते थे। हाँ बोलो प्यारे केशव, इस बार क्या बात है? वह मुस्कराए। क्या कोई भी देश बिना शिक्षा और सामाजिक उत्थान के स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है? सच कहते हो तो फिर तुम हम में शामिल क्यों नहीं हो जाते? दोस्त केशव, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरे उपन्यासों में अक्सर विधवा पुनर्विवाह, नारी शिक्षा और अन्य सामाजिक विषयों का वर्णन होता है। एक लेखक अपनी पुस्तकों में जीता है। वह अपने सृजन किए हुए पात्रों के द्वारा बोलता है। अगर तुम ऐसा ही सोचते हो बंकिम, तो बताओ कोई मात्र लेखन द्वारा कितना पा सकता है? बंकिम चंद्र की आंखें चमकी। वह मुस्कुराए और बोले, मैं लोगों के लिए उनकी भाषा में लिखता हूँ। मैंने संदेश पहुंचाने के लिए पत्रिका का सहारा लिया है। केशव चंद्र ने विचारमग्न हो हुक्के से कश खींचते हुए कहा, अपने संपादकीय में देश को माता का दर्जा देकर तुमने उनकी देशभक्ति की भावना को जागृत कर दिया है। तुम एक भौगोलिक अस्तित्व की मां के रूप में कल्पना कैसे कर सकते हो? बंकिम चंद्र खिड़की से बाहर देखने लगे। उनकी धुंधली आंखें चमकते हुए सितारों को देख रही थीं, लेकिन उनके विचार उससे भी कहीं आगे भाग रहे थे। अभी मुझे बहुत कुछ लिखना है, बहुत लंबा सफर तय करना है। ऐसा लग रहा था कि उनका स्वर हृदय की गहराइयों से निकल रहा है। और उस दिन केशव चंद्र के प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। सारा विश्व सो रहा था, केवल बंकिम चंद्र जागे हुए थे। वह अपनी पत्रिका के अगले अंक में छपने वाले एक लेख का संपादन करने में तल्लीन थे। अचानक उन्होंने अपना पेन नीचे रख दिया। अपनी मेज की दराज खोलकर उन्होंने एक कागज निकाला। उस पर एक गीत लिखा हुआ था। एक वर्ष गुजर गया था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इस गीत को किस रूप में प्रकाशित करें। उन्होंने कविताएं लिखना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। वह उपन्यासकार थे। उन्होंने कागज खोला और बहुत कोमलता से उसे लैंप के नीचे रख दिया। शायद यह केशव के प्रश्न का उत्तर दे सके। शायद यह मातृभूमि को जमीन के फैलाव या व्यक्तियों के समूह से ज्यादा किसी रूप में व्यक्त कर सके। बंकिम चंद्र ने गाना पढ़ना शुरू किया। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्सना पुलकितयामिनीम फुलकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनी सुमधुरभाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पहला अनुच्छेद पढ़कर वह रुक गए। क्या वह इसे अब प्रकाशित करें? बिना किसी निर्णय के उन्होंने उसे वापस दराज में रख दिया। बंकिम चंद्र की अगली रचना थी आनंद मठ। इसमें वंदे मातरम गीत था। आखिरकार वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बंकिम चंद्र को ऐसा कथानक मिल गया था जिसमें वह गीत डाल सकें। तुरंत ही इस उपन्यास का हिंदी, गुजराती, तमिल और तेलुगु में अनुवाद हो गया। वंदे मातरम देश भर में गूंजने लगा। ऐसा लगा कि लोगों ने मिलकर इस गीत को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कर लिया है और सबको पुकार कर कह रहा है
कि उन सब जंजीरों को तोड़ दो जिन्होंने भारत को जकड़ा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनी और वंदे मातरम राष्ट्रवादियों का नारा बन गया। तुमने आनंद मठ की कहानी की कल्पना कैसे की? बंकिम चंद्र से जब यह प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने इसे अब बचपन में अपने मेजू ठाकुरदा से सुना था। मैंने उस पर विचार को विस्तार देकर उपन्यास के उपयुक्त बना दिया है। 8 अप्रैल 1894 को बंकिम चंद्र ने अंतिम सांस ली, किंतु वंदे मातरम जीवित रहा हमारे गाने में, हमारे विचारों में। इसने राष्ट्रीय आंदोलन में इतना उत्साह पैदा कर दिया कि ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम गाने पर रोक लगा दी। प्रख्यात कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने शब्दों को लय दी और आदेश की अवहेलना करते हुए उपस्थित लोगों की प्रार्थना पर सन 1896 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में इसे गाया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, श्री अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक भी वहां उपस्थित थे। उस विशाल समूह ने मिलकर यह गीत गाया। साल दर साल सारी मुश्किलों के विरुद्ध वंदे मातरम गाते हुए स्वतंत्रता सेनानी संघर्ष करते रहे। ब्रिटिश सरकार अक्सर यह सोचती थी कि आखिर इन शब्दों में ऐसा कौन सा जादू छिपा हुआ है। फिर आया 1947 का वर्ष। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। बाबू राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। हजारों लोग राष्ट्रपति भवन के बाहर एकत्रित हुए और वहां वंदे मातरम गाया गया। ऋतुएं आई और चली गईं। वैसे ही जैसे अतीत इतिहास बन जाता है, भारत के अतीत की शीत ऋतु में एक चिड़िया आई और उसने वसंत के आने की घोषणा की। उसके झूमकर गाने का स्वर लोगों को पुकारते और उनके हृदय में आशा का संचार करते हुए दूर दूर तक गूंज उठा। यहाँ तक कि आज भी हम वसंत की उस पहली चिड़िया को याद करते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और जब भी वंदे मातरम गाने या नारे की तरह गाया जाता है, हम इस महान व्यक्ति को मूक श्रद्धांजलि देते हैं। सुखमय भट्टाचार्य।